हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट में वेलकम करते हैं आप लोगों का। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं जो कि जीव विज्ञान के टॉप 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ना, जिसका जिक्र नहीं कर सकते हैं ना, कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है ना। मेरा कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन को आप लोग को इग्नोर नहीं करना है और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें, है ना। वीडियो को आप सिर्फ सुनिए, है ना, सिर्फ सुनना है आप लोग को। 5 से 10 मिनट टाइम दीजिए, आप लोग को स्वतः याद हो जाएंगे, है ना, अपने आप याद हो जाएंगे। सिर्फ गौर करना कि हम आप लोग को क्या समझा रहे हैं, ठीक है। और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। और जो लोग जो चैनल पर नए हैं, सक्सेस स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर जो लोग नए हैं, इस चैनल पर क्या है कि हाथ के द्वारा लिखी गई नोट्स को कंप्लीट तरीके से चैप्टर वाइज समझाई जाती है, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है ये हाथ के द्वारा लिखा गया नोट्स है, जो है ना, कि किसी किताब से छपा हुआ नोट्स नहीं होता है हमारा। ये हाथ का एकदम पूरा माइंड सेटअप से तैयार किया जाता है ये क्वेश्चन, है ना। सिर्फ आप लोग को ताकि दिखने में अच्छा लगे, इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइपिंग करवा के आप लोग के सामने प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम बायोलॉजी के यानी जीव विज्ञान के वैसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पर बात करेंगे जो क्या है कि कई बार सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। जीव विज्ञान के जो प्रश्न हैं क्या है, सबसे अधिक बार पूछे गए प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। हम इस वीडियो में हमारे साथ आप लोग अंत तक बने रहें, ठीक है। तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी वीडियो आप लोग क्या करिए कि अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी इस लाइव का जो है लाभ उठा सके, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग, जो भी आपके है ना फ्रेंड है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, ठीक है। सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्वेश्चन से ही लग रहा होगा आप लोग को कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसे एक समीकरण द्वारा दिखाएं। इतना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, इतना बार पूछा गया है कि आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत यानी कि मेरा कहने का मतलब कि आप लोग जो है इस सेशन को ज्वाइन करिए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन करवाने वाले हैं, है ना, आज तक कभी नहीं हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो शुरू करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके द्वारा एक समीकरण को दिखाएं, ठीक है। समीकरण द्वारा दिखाएं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। चलिए तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसको अच्छे से बारीकी से समझते हैं आप लोगों के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से खनिज लवण तथा लवण लेकर पत्तियों में उपस्थित, देखिए पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित पाया जाता है। तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से क्या करते हैं, एक भोजन निर्माण करते हैं। तो जो भोजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। कितना इजी डिफिनीशन आप लोग को बताया गया। चलिए एक बार फिर से सुनिए, आप लोग को अपने आप याद हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप लोगों ने इसको मिस कर दिया तो आप लोग नहीं जानते कि कितना बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर करिए। तो प्रकाश संश्लेषण इस तरह का बहुत क्वेश्चन करवाने वाले हैं, सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सुनते हैं इसको फिर से कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा खनिज लवण लेकर पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहेंगे, ठीक है। बहुत ईजी वे में समझाया गया है। इससे एक और क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा ऐसा मतलब 4 सामग्री की आवश्यकता होती है ना, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो सबसे पहला सामग्री होता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है खनिज लवण जो कि भूमि से जड़ द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित लिया जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, पर्णहरित, और चौथा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट इस प्रक्रिया में काम आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल तथा खनिज और पर्णहरित, और चौथा हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये 2 क्वेश्चन इससे बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण दे, और दूसरा क्वेश्चन बनता है इससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी 4 कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आप लोग को। चलिए अब इसका समीकरण देखिए, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था।
पहला प्रकाश संश्लेषण क्या है, दूसरा इसका समीकरण। तो चलिए इसका समीकरण पर बात करेंगे। तो समीकरण में हम देखिए बिल्कुल डिफिनीशन पर ही ये डिपेंड है समीकरण, कुछ करना नहीं आप लोगों को, सिंपल है कि जब हरे पेड़ पौधे है ना, जब हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, आगे बढ़ते हैं। भूमि से जल तथा खनिज लवण, तो जल का सूत्र होता है 6H2O, तो क्या हो जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O, दोनों ले लिया। अब क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर लिख देंगे सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, इसके रिएक्शन के ऊपर में लिख देंगे सनलाइट, ठीक है, नीचे में लिख देंगे क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, इस तरह से। यानी कि जब हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में यानी कि ग्लूकोज के रूप में भोजन तैयार होता है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बचता है ये अपक्षेप बच जाता है जो कि वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। तो अपक्षेप की प्रक्रिया को हम लोग याद रखिएगा कि तीर के निशान से दिखाया जाता है, और ये कहाँ जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो यहाँ पर देख लिए, ये देखिए अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 होता है, ठीक है। तो इस तरह का ये इसका समीकरण और डिफिनीशन हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो की, कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण कहाँ कैसे होता है, यानी कि भोजन, अमीबा जो है भोजन का अंतःग्रहण यानी कि अपने अंदर कैसे लेकर जाते हैं भोजन को। तो चलिए इसको भी अच्छे तरीके से समझेंगे हम लोग कि अमीबा आप लोग को पता है कि एक कोशिकीय प्राणी है, कैसी प्राणी है, तो एक कोशिकीय प्राणी है। तो जब भोजन क्या होता है, अमीबा के समीप होता है, यानी कि अमीबा का भोजन का नाम पता है क्या है, कुटपाद है, क्या है, कुटपाद, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अमीबा जो कैसी प्राणी है, तो एक कोशिकीय प्राणी है। तो जब भोजन अमीबा के समीप होता है ना, यानी कि कूटपाद जब इसके समीप होता है तो भोजन अमीबा के समीप चारों ओर कूटपाद का निर्माण करती है। क्या करते हैं, फुटपाथ यहाँ लिखा गया, कूटपाद का कर दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा। तो कूटपाद का निर्माण करती है और तेज़ी से क्या करता है, वृद्धि कर भोजन को चारों ओर घेर लेता है ना, भोजन के चारों ओर घेर लेता है। जैसे ही देखता है कि अमीबा की इसके चारों तरफ भोजन आ गया, इसके साइड में भोजन आ गया कूटपाद, तो अमीबा क्या करता है, इस अमीबा का जो शरीर होता है ना, लचीला होता है ना, यानी कि अपना ये शरीर क्या कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार जितना मन बड़ा उतना मन छोटा कर सकता है, नहीं जितना मन होगा बड़ा करेगा। तो क्या करता है, तेज़ी से क्या करता है, भोजन के चारों ओर घेर देता है। अब जब भोजन घेरा गया तो भोजन तो इसके अंदर आ गया। अब कुछ ही समय पश्चात क्या होता है कि दोनों दोनों क्या करते हैं, एक एक आपस में सट जाते हैं। दोनों जो अथी होते हैं ना, जैसे अमीबा का कुछ फिगर नीचे बताएंगे आप लोग को, यानी कि अमीबा क्या होता है कि एक सिरा जब इधर से लेकर जाता है, एक सिरा इधर लेके जाता है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और भोजन जो होता है इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। और आपस में जब ये दोनों सट जाएगा, ये दोनों लाइन, तो जिससे क्या होता है कि भोजन रसधानी का निर्माण होता है। भोजन रसधानी मतलब उसका मुंह खुल जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी मिला होता है। ये भोजन रसधानी में क्या होता है, भोजन के साथ जल भी मिला होता है। इस प्रकार अमीबा में भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जब भोजन जो है अमीबा के समीप होता है तो क्या करती है, कूटपाद का निर्माण करती है और भोजन को चारों तरफ से घेर लेती है। इसमें एक फिगर भी आप लोग को पूछा जाएगा, तो इस तरह से फिगर बनाना है कि देखिए अमीबा का फिगर है, किसी तरह से बना देना है। अमीबा जैसा मन है वैसा बना दीजिए, अमीबा ही है। ये देखिए मान लीजिए अमीबा है और इसका समीप जब भोजन आता है ना, इसका समीप में जब यहाँ पर भोजन आता है तो यह क्या करता है कि अपने शरीर का आकार ही बदल लेता है, आकार बदल लेता है। ये देखिए कूटपाद है मान लिया जाए, तो इसको क्या करता है, अपना शरीर का आकार इस तरह से चेंज कर लेगा और इसको क्या करेगा अपनी, ये देखिए दोनों तरह से सट गया। और यहाँ पर क्या होता है, भोजन रसधानी का निर्माण होता है, और भोजन रसधानी में क्या होता है, भोजन के साथ जल भी मिला होता है, और इस तरह से भोजन में क्या होता है, अमीबा में जो है भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी प्रैक्टिकली आप लोग को बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, है ना। चलिए कितना आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल है आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, ठीक है। इस तरह का अगर और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं चाहिए, मतलब कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि अमीबा में भोजन का निष्कासन कैसे होता है, इस अमीबा से 2 क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण से भी 2 क्वेश्चन आता है उसी टाइप का, और अमीबा से भी 2 क्वेश्चन आता है। तो क्या हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन अमीबा से पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का निष्कासन कैसे होता है। अब अमीबा भोजन तो खा लिया, उसको बाहर भी निकालेगा ना, है ना, जो अनपचा भोजन रहेगा उसको बाहर निकालेगा, तो उसको किस टाइप से निकालता है। तो क्या होता क्या है कि अमीबा में जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद
उसका जो पाचन होता है वो भोजन राजधानी में एंजाइमों की सहायता से हो जाता है। यानी कूटपाद का पाचन हो गया अच्छी तरह से उसके, है ना, राजधानी में जो है, जैसे हम लोग का पेट होता है तो लोग का राजधानी होता है, तो भोजन राजधानी जहाँ जहाँ भोजन रहता है, तो जहाँ इंसान के पेट में जहाँ भोजन रहता है उसको पेट कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अमीबा में हम राजधानी बोलेंगे। तो जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है यानी कि भोजन खा लेता है, तो एंजाइमों की सहायता से अमीबा में क्या होता है, उसकी राजधानी में भोजन का पाचन हो जाता है कंप्लीट तरीके से। उसके बाद क्या होता है कि बचा हुआ भोजन राजधानी से निकलता है, निकल कर कोशिका द्रव में चला जाता है। शरीर का पार्ट है कोशिका द्रव उसका। बचा हुआ भोजन क्या होता है, राजधानी से निकल कर उसका शरीर के द्रव में चला जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है कि संपूर्ण शरीर में उसका विसरण होता है, यानी उसका फैलाव होता है ना शरीर में उसका, और शरीर के किसी भी भाग में एक अस्थायी छिद्र बन जाता है। जैसे ही पूरा शरीर में जब विसरण होता है, भोजन फैलता है, अनपचा भोजन, तो उसका शरीर के किसी एक भाग में क्या होता है कि छिद्र बन जाता है, जिससे अनपचा भोजन आसानी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से बताया गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बहुत अधिक बार पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमारे साथ अंत तक बने रहें। क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम जो है जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। पहला अंतर ये हो गया कि जाइलम खनिज लवण का परिवहन करता है, परिवहन मतलब होता है पहुंचाना। ठीक है, और फ्लोएम जो होता है खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो जाएगा कि जाइलम की दिशा जो होती है वो क्या होती है, एक दिशीय होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक दिशीय, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक है, ये सब इग्नोर करके चलना। आप लोग को सिर्फ कंप्लीट तरीके से समझना है। ठीक है, गलती नहीं ढूंढना है, आप लोग इसे क्या सीख रहे हैं वो देखना है। दूसरा अंतर क्या है कि जाइलम की जो दिशा होती है वो एक दिशीय होती है, याद रखिएगा एक दिशीय होती है, और जबकि फ्लोएम की जो दिशा होती है वो द्विदिशीय होती है। क्या होती है, द्विदिशीय। देखिए द्विदिशीय, तो फ्लोएम की जो दिशा होती है वो द्विदिशीय होती है, और जाइलम की दिशा जो होती है वो एक दिशीय होती है। चलिए तीसरा अंतर क्या हो जाएगा दोनों में, कि जाइलम में जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है। जाइलम में जल तथा खनिज लवण का परिवहन होता है, ये पहला अंतर बता चुके हैं। लेकिन ये जो परिवहन होता है ये नीचे से ऊपर की ओर होता है। कब, कहाँ, जाइलम में, जबकि फ्लोएम में इसका जस्ट उल्टा होता है ना, ऊपर और नीचे दोनों होता है। फ्लोएम में क्या होता है कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों ओर क्या होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, चलिए अगला अंतर क्या हो जाएगा कि जाइलम एक मृत कोशिका है। जाइलम क्या है, एक मृत कोशिका यानी मरी हुई कोशिका है, और फ्लोएम जो एक जीवित कोशिका है ना, इन लिविंग थिंग्स जिसको बोलते हैं। तो फ्लोएम एक क्या है कि जीवित कोशिका है, और जाइलम क्या है, एक मृत कोशिका है। तो ये टोटल 4 अंतर था इसमें, है ना। जाइलम और फ्लोएम से रिलेटेड बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट का जो क्वेश्चन है बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है ना। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है कि हृदयाघात यानी जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, हृदयाघात क्या है, तो जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप, है ना, ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, आप लोग को पता है 120/80 होता है ब्लड प्रेशर की माप। तो जब क्या होता है कि ये पारा जो 120 से ज़्यादा हो जाता है या 80 से ज़्यादा हो जाता है, तो व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो सामान्य से अधिक हो जाता है, यानी हाइपरटेंशन के कारण होता है। कभी कभी व्यक्ति का जो हृदय होता है वो अनियंत्रित हो जाता है ना। अनियंत्रित मतलब है ना, धड़कन बढ़ जाना, इस तरह से कंडीशन बनने लगता है उसका शरीर में, जिसके कारण व्यक्ति के हृदय पर गहरा आघात होता है ना, गहरा प्रभाव पड़ता है। इस आघात को ही हम लोग हृदयाघात के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जब व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन के कारण कभी कभी व्यक्ति का हृदय अनियंत्रित हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के हृदय पर गहरा आघात होता है, जिससे हृदयाघात कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया है ना, जितने स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोग को इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाते जाइए हर एक सब्जेक्ट का, तो आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अंत में आप लोग को नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है,
चलिए, ये हमारा चैनल है सक्सेस स्टडी पॉइंट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जो 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कमेंट में कि कितना परसेंट आप लोग को समझ में आया ये चैप्टर। अगर अच्छा लगा होगा तो लिखिए कमेंट में कि कितना परसेंट, 50%, 90%, 100%। इतना आप लोग ज़रूर लिखिए कि आप लोग कितना समझते हैं हमारे चैनल के थ्रू, है ना, और ये वीडियो आप लोगों को कितना परसेंट समझ में आया। चलिए बाय बाय, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, और अच्छी से कंप्लीट तैयारी करिए और एक रूटीन बनाइए। ठीक है, डेली मॉर्निंग में उठकर क्या करिए, टारगेट्स फिक्स करिए और उस टारगेट पर क्या करिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरा जी जान लगा देना। यानी क्या करिए, अपने पढ़ाई में आप लोग के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। आप लोग लॉकडाउन के कारण अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन में आप लोग को ऑनलाइन सेवा प्रोवाइड की जा रही है, आप लोग से किसी तरह का कोई फीस नहीं लिया जा रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया जा रहा है। तो आप लोग सिर्फ क्या काम किया, आप लोग का सिर्फ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग कितना परसेंट समझे इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।